नमस्कार दोस्तों। चुरा दर्शन, एक नई दिशा, एक नई पहचान। आज हम आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं एक विशेष व्यक्तित्व को जो चुरा घाटी के लिए एक सितारे की तरह है। तो उनका नाम है हाजी अब्दुल मजीद जी, जो कि पंचायती राज इंस्पेक्टर भी रहे हैं और एक समाज सेवक भी हैं। तो आज मिलवाता हूं मैं आपको हाजी साहब के साथ। नमस्कार हाजी साहब, आपका हमारे YouTube चैनल पर चौरा दर्शन और आपका स्वागत है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और श्रोताओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारी पूरी टीम ने तैयार किए हैं। कुछ क्वेश्चनेर्स, कुछ प्रश्न जो हम आपसे पूछेंगे। मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं आपसे वो प्रश्न पूछूं और आप, मुझे आशा है कि उनका जवाब बखूबी देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी राणा जी, आपका भी यहाँ मेरे गरीब खाना में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझको इतना इम्पोर्टेंस दी है। मैं कोशिश करूँगा जो आपने प्रश्न तैयार किए हैं अपनी तरफ से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जनता तक आपके माध्यम से ये मेरे मैसेज की बतौर मैसेज पहुँचे और जो उनको जनता को अच्छी बात लगे उस पर अमल भी करें। यही मेरी बिल्कुल। ये कामना सर, मैं चाहूँगा कि अब अपना आप संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे कि आपने मेरा नाम पहले ही बता दिया, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। सर्विस से मुझे पंचायत इंस्पेक्टर से भी जाना गया। लोग मुझे अब्दुल मजीद से बड़े प्यार से कहते रहे, मजीद जी भी बोलते रहे जी। मेरे ऑफिसर जो मेरे साथ रहे हैं वो भी मजीद जी बोलते रहे। अच्छा। मेरा जन्म चौरा घाटी के गांव रलेरा, जो मोहाल नेरा में आज ये पंचायत भी है, 17 अगस्त 1952 में हुआ है। मेरे 6 मास के जीवन में ही मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए थे। मेरा पालन पोषण मेरे नाना जी, क्योंकि मेरी माता इकलौती उनकी एक बेटी थी, मेरी माता जी भी ननिहाल में रही और मेरा पालन पोषण यहीं हुआ। अच्छा, यहीं पे आपका पालन पोषण जी हुआ। ठीक, मतलब आप जो है सेवानिवृत्त पंचायत इंस्पेक्टर रहे और आपने समाज के कई कार्य किए, है ना? ऐसा कहना चाह रहे हैं। आपका जो संक्षिप्त परिचय है वो आप एक सेवानिवृत्त पंचायती राज के इंस्पेक्टर रहे हैं और एक समाज सेवी भी हैं जो समाज के लिए अभी रिटायरमेंट के बाद कई कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही है ना कुछ प्रश्न? जी बिल्कुल जी सर, अब मेरा जो टीम की द्वारा एक प्रश्न तैयार किए गए हैं, वो मेरा पहला प्रश्न मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, है ना जी? पीआई साहब, पंचायत इंस्पेक्टर के रूप में आपने चुरा घाटी की ग्रामीण व्यवस्था को करीब से देखा। क्या उस दौरान ऐसी कोई घटना या चुनौती थी जिसने आपको सिखाया कि सच्चा विकास नीतियों से नहीं, लोगों के विश्वास से होता है? आपके कार्यकाल में पंचायतों और ग्रामीणों के बीच गैप को कैसे कम किया गया? क्या आज की युवा पीढ़ी को पंचायती राज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कोई सूत्र देंगे? जी, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मैंने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था कि चिरकाल से पंचायतों की जो शक्तियाँ रही हैं, पंचायत का मतलब होते हैं पंच आयत। तो पंचों को पंच परमेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता था हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में। अंग्रेजों ने इसको पंचायत की ताकत को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये शक्ति जो पंचायती राज में थी, उनकी भी ताकत इस शक्ति को मिटा नहीं सकी। तो मैंने वही एक अपने दिल में ठान ली कि ये वाकई इसमें कुछ छुपा हुआ है
और ये असली शक्ति जो है ये पंचायती राज में है। और महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि अगर सच में आप मुल्क को आज़ाद करना चाहेंगे, जब अंतिम व्यक्ति तक सत्ता अंतिम व्यक्ति के हाथ तक न पहुंचे तो वास्तव में हम आज़ाद नहीं हैं। मतलब हर एक इंसान का उसमें पावर होनी चाहिए, जी। यही है ना। तो वास्तव में जब हमारा संविधान बना तो संविधान में इतनी शक्तियां नहीं थी पंचायतों को। सिर्फ उसमें यही लिखा था, जो पुराने हमारे संविधान की धारा 40 है, इसमें पंचायतों का गठन किया जाएगा, इतना लिखा था। जी। तो ये राज्यों पर निर्भर करता था कि राज्य पंचायत किस ढंग से बनाती थी, किस ढंग से उनको कायदा कानून या उनको अधिकार दिए जाते थे, तो राज्य अपनी मर्जी से करते थे। और कोई भी ये नहीं चाहता था कि शक्तियाँ जो हैं गाँव तक पहुँचे। सही बोला अंकल जी, सही बोला। अभी एक दूसरा प्रश्न है हमारा, जो सेवानिवृत्ति, इंसानियत की नई इबादत। रिटायरमेंट को लोग जीवन का अंत मानते हैं, लेकिन आपने इसे समाज सेवा का नया सूरज बनाया। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से 26 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना, क्या ये रक्त से रिश्तों की मिसाल नहीं है? इस आयोजन के पीछे की प्रेरणा बताएं। सेवानिवृत्ति के बाद आपको पीआई की जगह जन इंस्पेक्टर कहा जाए तो कैसा लगेगा? समाज सेवा आपके लिए पद से बड़ी पहचान क्यों है? मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये जो पंचायती राज से जो हमारा बीच में पिछला प्रश्न रहा, इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। जरूर। भले ही आपका समय नहीं, समय काफी है, समय काफी हाजी साहब हमारे पास, लेकिन हमारा ये कड़ी जो है अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पंचायती राज की जो मेरा एक परफेक्ट एक सब्जेक्ट रहा है, जिसमें आपने जॉब भी किया, जिसमें मैंने जॉब भी किया और इसकी वास्तविकता को भी मैंने पहचाना कि पंचायती राज क्या है। उस वक्त जो मैंने आपकी सेवा में ये बताया कि हमारे इतनी शक्तियाँ नहीं थी पंचायती राज की, तब भी हमने इस शक्ति को पहचानने की कोशिश की, लोगों को जागृत करने की कोशिश की कि अपने अधिकारों को पहचानो, आपकी क्या शक्ति हैं। हम आज़ादी प्राप्त करने के बावजूद भी हम गुलामों की तरह जो हमारे अधिकारी हैं या हमारे शासक जो हैं, जिनकी परिभाषा कानून के दायरे में लोक सेवक के नाते से आती है, लोक सेवक को ना समझकर हम उनको अपने जो है प्रशासक ही मानते रहे आज तक। सही। जो लोक सेवक के नाते से हमने उनसे काम लेना था वो नहीं ले रहे थे, तो मैंने पक्ष लिया पंचायती राज का और जनता का। उसमें मैं अकेला ही पढ़ता रहा, कई बार अकेला पढ़ता रहा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती थी और हमारी कम होती थी, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े होते थे वो घबरा जाते थे कि पता नहीं अब ये सरकार के साथ या प्रशासन के साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें हम भी कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। डर जैसा था उनमें, और वो कहीं ना कहीं इधर उधर खिसक जाते थे, साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा नौकरी का भी वो होता है कि नौकरी वाला बंदा है, बड़े अधिकारी से या किसी से पंगा लेना या टक्कर लेना या अपने अधिकारों के अधिकार छीनने, तो ऐसा हमारा थोड़ा सा टकराव चलता रहा। मैंने कहा काश कभी ये संस्था ताकतवर होती, क्योंकि मैंने ग्राम सभा का भी महत्व पहचाना, राज्य इसका विधानसभा का भी महत्व पड़ा और लोकसभा का भी। ये तीनों एक जैसे विंग हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो हम बुनियादी तौर पर जो हम ग्राम सभा से चलते हैं और लोकसभा तक पहुंचते हैं, फिर ये संस्था क्यों कमजोर है इतनी? फिर ये लोग ग्राम सभा ही है, नींव हमारी क्यों कमजोर है और हम क्यों डर रहे हैं? सरकार भी हम बनाते हैं, पंचायत भी हम बनाते हैं, विधानसभा भी हम बनाते हैं, उन चुनकर लोगों को हम भेजते हैं और फिर हम उनको पूजा क्यों करते हैं? भाई वही ना, वो क्या है? हम क्यों इतने पीछे हैं? हमारी इतनी ताकत होने के बावजूद भी हम फिर गुलामी महसूस कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो ये मेरा संघर्ष रहा और
में हमारे एक सफलता हुई, महसूस किया, जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुई 1993 में, ये पंचायती राज को एक सुदृढ़ उसमें माना गया। उसमें बहुत सी शक्तियाँ मिली, बहुत सी शक्तियाँ मिली, अपार शक्तियाँ जो आज तक भी पहचान नहीं पा रहे लोग, आज तक भी पहचान नहीं पा रहे हैं लोग, इतनी शक्तियाँ दी गई है। 15 डिपार्टमेंट जिसमें गजटेड ऑफिसर्स भी हैं, वो सारे पंचायतों के अंडर हैं। 3 विंग हमारे ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। 3 विंग इसके बनाए गए हैं और इस तीनों विंगों में ये सारे इनके अधीन हैं। इसके बावजूद भी हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान रहे। पर मुझे ये गर्व है, गर्व के साथ मैं कहूँगा कि आज वो जो सपना था महात्मा गांधी का या राजीव गांधी का, वो पूरा हो गया और हमें शक्तियाँ मिल गई। अब हम उसको कैसे प्रयोग करेंगे? तो मैंने तो अपने टाइम में जो मैं अकेला महसूस करता था, जब जिस डिपार्टमेंट में जो मैं हेडक्वार्टर में रहता था, कि भी मैं अकेला पंचायती राज का एक ही कर्मचारी होता था, पंचायत इंस्पेक्टर। उसके लिए स्टेशनरी के लिए भी बजट नहीं होता था डिपार्टमेंट के पास। जब मैंने अपनी उन शक्तियों का, जो मेरे साथ प्रधान जुड़े थे, मेरे साथ लोग जुड़े थे, मेरे साथ इतना समूह था लोगों का, जिसकी वजह से मेरे पास कमरे में बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। मैं 20-20 कुर्सियाँ अपने कमरे में लगाता था, लोग बैठते थे, चाय पान करते थे। उसके बावजूद जब उसका उन्होंने लोगों का मजमा देखा, तो मेरे घंटी भी सुनते थे, पीएन भी मेरे पास आते थे, अफसर भी आकर मेरे पास बैठते थे, चाहे वो एचएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे प्रोफेशनल हो, जो भी हो। मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला। वो अफसर लोग मेरे कमरे में आकर बैठते थे, समय बिताते थे और पूछते थे ये कैसे करना, ये कैसे करना। तो मैंने ये प्रदर्शन किया लोगों की शक्ति की उससे माध्यम से। जब वो लोग मेरे पास बैठते थे, उनको एहसास हुआ कि वाकई में ये शक्ति जो है लोगों के बीच में है, तो वो हम उनका मिसयूज नहीं कर सकते। तो ये मेरा पंचायती राज के बारे में था। अब आपका नेक्स्ट सेवानिवृत्ति, इंसानियत की नई इबादत। जे कई में मत के जे रिटायरमेंट बाद वासे छाड़ी गाते हौसला और कृष्णकांत तुम खुद क्यों 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर रक्तदान आयोजन किया है ना आप। चुरा के जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी है उसकी आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो उसको बीच में जोड़ते हुए आप बताइए कि सेवानिवृत्ति के बाद आपको पीआई की जगह जन इंस्पेक्टर कहा जाए तो कैसा लगेगा? समाज सेवा आपके लिए पद से बड़ी पहचान क्यों है? इस बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं और जो मैं महसूस कर रहा हूँ सेवानिवृत्ति के बाद, या मैं सोच रहा था कि मैंने क्या करना, मेरा क्या एम होगा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कहाँ तक मैं सफल रहा उसमें। 31 अगस्त 2010 को मेरी रिटायरमेंट थी और 29 और 30 को मेरी पार्टियां चल रही थी, विधायी पार्टियां। जो स्टाफ के लोग थे सलूनी में, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हों, पंचायत प्रधान हों, समिति मेंबर हों, जेईज की टीमें हैं, अलग अलग उन्होंने मुझे सम्मानित किया स्टाफ ने, तो मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन उस समारोह के बीच में भी जो मेरे पास फाइलें पेंडिंग पड़ी थी, मैं उनको रात को उठा के अपने क्वार्टर ले जाता था। तो मेरे साथियों ने कहा कि पीआई साहब अब तो छोड़ो इसको, अब तो आप रिटायरमेंट पे हैं, आप छुट्टी लो, आराम करो, बैठो। तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं वो अधूरा काम छोड़ के चले जाऊं। मैंने अपनी सारी फाइलें क्लियर करके अपने उसमें अपने जो मेरा उत्तराधिकारी था उनको सौंपी। तो उसके बाद मैं बिल्कुल भार मुक्त हुआ और मैंने ऐसा एहसास किया कि पता नहीं कितने क्विंटल मेरे से बोझ जो है कम हुआ। अब मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। मुझे बहुत प्रेरणा मिली। हमारे एसडीएम साहब थे स्वर्गीय शाह साहब, शायद आप जानते होंगे, अश्विनी शाह, तो एडीएम चंबा थे, वो आईएएस में आ गए थे। उन्होंने कहा मुझे, या पीआई साहब मैं आपकी पार्टी में जरूर रहूँगा, चाहे लोग आते हैं या नहीं आते हैं। तो वो कहीं टूर पे थे, तो वो पीछे फ़ोन करते रहे और रास्ते में मुझे उन्होंने, मैं नहीं मिल पाया और घर तक पहुँचे रात को। हम सलूनी से यहाँ, चंबा से यहाँ पहुँचे और बड़े तीसा के लोग भी, हालांकि मैं रिटायर तो चंबा से हुआ, सलूनी से हुआ, सलूनी वाले लोगों ने मुझे बधाई दी,
चंबा वालों ने डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर ने, वहाँ भी शिमला के ऑफिसर भी, उसमें मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें हाजिर रहे मेरी विदाई पार्टी में। लेकिन जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे, गैजेट ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, एसडीएम साहब, ये सारे मेरे गरीब खाने में पहुँचे और मुझे यही खुशी थी कि मुझे इतना मान सम्मान मिला। और उस मान सम्मान की वजह से मैं आज भी अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ। अभी मुझ में कुछ एनर्जी है। अगर मेरे एनर्जी कहीं कम भी होती है तो ऐसे फंक्शन जो कभी ब्लड डोनेशन का है, कभी और जन सेवा का मौका मिलता है और लोगों की फरियाद आती है कि पुरानी जगह हमारा ऐसा काम है, ये नहीं हो रहा है, तो मुझे शक्ति मिलती है उन लोगों से। तो आज भी मैं अपने आप को बिल्कुल नौजवान समझता हूँ। क्या बात है। और उस काम को करने के लिए मेरे में हिम्मत आ जाती है। आज भी मैं उसी जज्बे से, भले ही मेरे से वो काम होता है या नहीं होता, लेकिन मेरी आत्मा तो ये कहती है कि मैं करके दिखाऊँ। क्या बात है। ये जो ब्लड डोनेशन के बारे में आपने पूछा, नकरोट में अभी तो मेरे चंद साथियों ने ये ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोगों को पैसे की तो मदद करते हैं और भी करते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बेसहारा होता, जो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, उसका कोई भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं होता। चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको जो भी मदद करे उसके लिए वही भगवान होता है, वही खुदा होता है, वही उसका रिश्तेदार होता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा काम शुरू करें जिससे हम उन लोगों की, गरीबों की मदद कर सकें। तो ऐसा हमने जो सोचा, मेरे नौजवान साथियों ने भी, जो मेरी टीम में भी हैं, चुरा के भी हैं, और चंबा से हमारे नौजवान वकील साहब हैं लतीफ़ जी, वो रात दिन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और वो समस्याएं भी उन तक पहुंचती रहती हैं और उन पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो ये जो आयोजन हुआ तो मुझे इससे बहुत, सभी खुशियों से बढ़कर ये खुशी थी कि हमने कुछ करके दिखाया और वो हमारी मेहनत जो है वो गरीबों के काम आएगी, किसी के जीवन बचाने में। उसमें ये नहीं देखा गया, ना देखा जाएगा कि ये किसके काम आएगा और किसका खून है। कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये किसका खून। यूनिट ब्लड वहाँ डोनेट हुआ तो उस दिन है कुछ? हाँ जी, उसमें 65 यूनिट। अब देखो उस 65 यूनिट ब्लड जो किसका है, किसको चढ़ेगा, हाँ, ये कोई पता नहीं। क्या पता है? कोई पता नहीं है। कोई लिस्ट कोई नहीं देखा है कि हिंदू का है, मुसलमान का, गुज्जर का है कि किसी और का है। वो 65% यूनिट, और जब हमारे पास उनका स्टोरेज खाली हुआ, वरना और भी इसलिए बढ़ने की ज़्यादा क्षमता थी हमारे पास, नौजवान जो रह गए थे, तो उतने पास, ये मेडिकल डिपार्टमेंट के पास इतनी क्षमता थी उनके जितना स्टोरेज की, तो इतने ही हमने वो पूरा किया 65 यूनिट। और अगर और भी उनके पास व्यवस्था होती तो और भी हम इसको बढ़ा चढ़ा के 100 के करीब पहुंचाते। तो उम्मीद है हम आगे के लिए भी ऐसा करेंगे। इसमें इस ब्लड कैंप के बारे में मैं और भी एक बात जोड़ना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक पिछले साल 6 सितंबर 2024 को चंबा में हमने ब्लड डोनेशन कैंप एक अटेंड किया था। वो था अंजुमन इस्लामिया चंबा की तरफ से, जिसे मुझे भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था। मैंने स्टेज से वहाँ भी कहा था, वहाँ स्टेज पर काफ़ी मेहमान थे, जिसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, नौजवान भी थे, सरकारी एमएलए और कई उम्मीदवार भी थे, जिनके सामने मैंने ये बात कही थी कि कोई दुनिया का इंजीनियर, कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई ऐसा साइंसदान, मैंने कहा इस कैंप में से ये निकाल दे कि ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, या किसी ईसाई का खून है, या किसी और का खून है। तो मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो पहचान कर इसमें दें। तो ऐसी मेरी सोच है, चाहे ठीक है चाहे गलत है, तो किसी के भी काम आ सकती है। मानव सेवा जो है वो सबसे बढ़कर सेवा है।
इसमें कोई धार्मिक या धर्म से ऊंचा उठ के हमने इस नजरिए से ये चीजें देखनी है। तो ये मेरे इस बारे में मेरा इतना ही बहुत आपसे। बढ़िया सर आपका जवाब रहा। अब मैं सर आपको हाजी साहब का हूँ या जन इंस्पेक्टर का हूँ या पीआई साहब का हूँ, पर मैं आपके बचपन की कुछ संघर्ष की कहानी सुनना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे दर्शकों को या युवा पीढ़ी को या हमारे समाज को कुछ प्रेरणा मिले कि जो आपके बचपन के संघर्ष रहा वो कैसा। मेरे ख्याल में आप ये बात मुझसे ना पूछें तो अच्छा था, क्योंकि आज की पीढ़ी में और मेरे समय में, हालांकि मैं इतना बड़ा पुराना अपने आप को नहीं समझता हूँ, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, फिर भी आज के गैप में हमें बहुत गैप नज़र आ रहा है आज की जनरेशन में। और मैं अपने आप में ये महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग हमें बहुत पीछे देख रहे हैं। तो अगर हमारे मेरे संघर्ष की बात से उनको कोई सबक ना मिले तो मेरा ना बोलना ही बेहतर होगा। अगर वो इससे सीखना चाहेंगे तो वो उनको किताबों में वो बातें नहीं मिलेगी जो हम प्रैक्टिकली आपसे शेयर करेंगे। मेरा संघर्ष आप जैसे लोगों को दिल की गहराइयों तक ये चुभ जाएगी ये बात कि इस आदमी ने कैसा संघर्ष किया है। मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा होने के बावजूद, और जिस बच्चे का साया 6 महीने की उम्र में बाप का सिर से उठ जाए, वो आज इस मुकाम तक पहुंचे, उसने कितना संघर्ष देखा होगा। मैं स्कूल टाइम की बात करूं या इससे भी ऊपर, मेरा कम से कम 400 मीटर ऊपर पुराना घर था हमारा। वहाँ से मैं पैदल चलता था गुजरात के लिए। पैदल ये रास्ता था, कम से कम 7 किलोमीटर का रास्ता था। 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर स्कूल में पढ़े आप, जी। है ना? नेरा से या जो हाँ, नेरा तो बाद में स्कूल खुला। पहले तीसरा में होता था 5वीं तक। तो मैंने एडमिशन जो है फर्स्ट क्लास में तीसरा में ली। उसके बाद 1960 में तीसरा में एडमिशन ली और 1961 में हमारा नेरा स्कूल खुला। और जो हमारे ही घर में था, कहीं सरकारी बिल्डिंग नहीं थी, तो उससे इतना फ़ायदा हुआ कि टीचर जो लोग हैं वो मेरे घर में आते थे, मैं उनकी सेवा भी करता था। उस वक्त मेरी उम्र ठीक 8 साल की थी जब मैंने पहली में एडमिशन लिया। जो जैसे आज बच्चे 5 साल के दाखिल करते हैं, तो मेरी शायद 8 साल की उम्र थी। 1952 के बाद 60 साल में मैंने एडमिशन ली। तो यहाँ इंस्पेक्शन पे DI होते थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर। तो वो जब आए तो जैसे एक तो खुशी मेरे ये थी कि मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरी खुशी ये थी कि स्कूल मेरे घर में, तीसरी खुशी मेरे को ये थी कि टीचर जो है मेरे को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते। दोस्ती हो गई थी आपकी टीचरों के साथ। तो इतनी मुझे उनसे प्रेरणा मिली, बुजुर्गों से भी मिली कि हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है। तो उस खुशी में मैंने उन किताबों को ऐसे रट लिया जबानी की। जो वो इंस्पेक्शन पर जब DI साहब आए तो उन्होंने मास्टर जी को कहा, ये हमारे ठाकुर भाई सिंह जी जो प्रिंसिपल रिटायर हुए, इनके पिताजी और ये रूप सिंह जी यहाँ पर हमारे टीचर थे। तो उनको कहा, यार इनको क्यों बिठा के रखा आपने इस क्लास में, इसके पास तो पढ़ देखो है ही नहीं कुछ, अगली क्लास दो इनको। तो मेरे को दूसरी और तीसरी क्लास उन्होंने 1 साल में करा दी। अगली क्लास में इनको एडमिट करो। बोला ये इसको एग्जाम मैंने ले लिया, इसको तो सारा जापानी याद है, ये सारी सिलेबस की किताबें जो हैं इसको याद है, तो इसमें ऐसे साल भर क्यों बिठा रहे हो। मेरे को लगता है कि वो जून जुलाई में उन्होंने इंस्पेक्शन किया था और दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम होने थे। तो उन्होंने 2 क्लासें मेरे को 1 साल में एग्ज़ाम लिया और मैंने अच्छे नंबरों में पास की। जब मैं फिर यहाँ से बिजराडो हाई स्कूल में चला गया तो पैदल जाना पड़ता था, रास्ते में समय गुजर जाता था। तो जो स्कूल में पढ़ लिया, रात को घर पहुंचना, सुबह बैग उठाया, वही जाना, जो किताब खोलनी, जो स्कूल में पढ़ा होता था, जो पूछते थे मास्टर, वो मेरे को याद हो जाता था। ये मेरी आपकी टोटल जो क्या बोले कि
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी रही जब आपने पीआई का टेस्ट दिया या पंचायती राज में एंट्री लिया? इसके लिए मैं 1969 का मैट्रिकुलेट हूँ। मार्च 1969 69 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक की थी। अच्छा। तो उस वक्त हिमाचल यूनिवर्सिटी नहीं थी, ना ही बोर्ड था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था अच्छे नंबरों में। तो उसके बाद छोटी सी नौकरी हमारी लग गई थी और मुझे प्रेरणा मिली। एक परिवार था हमारा यहाँ, डॉक्टर गुजराल, SK गुजराल जी, उनके बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते थे, हालांकि मेरे से आगे थे। तो मैं यहाँ से घर से दूध लेके जाता था, स्कूल भी जाना और 2 किलो का डब्बा दूध का भी ले जाना। गाय भैंसे होती थी हमारे, खुला दूध होता था। तो उस वजह से उन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार मेरे से किया और उनसे इतनी प्रेरणा मिली। जब वो ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पे इस समय कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं था, कोई और कोई साधन नहीं थे। डाक खाने में डाक बहुत ही लेट पहुँचती थी। तो मेरा एड्रेस भी उनके केयर ऑफ डॉक्टर SK गुजराल, मेडिकल ऑफिसर चंबा, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी चंबा था। उनके नाम पर जब मेरा कार्ड आया एक इसका एम्प्लॉयमेंट का, मुझे याद है, तो मैं कंपनी में उस वक्त मुंशी के तौर पर लगा हुआ था। यहाँ पर कंपनी वालों ने मुझे रखा था। तो जब मुझे याद आया, मैं वहाँ चला गया काम पर। आज उस दिन इंटरव्यू था, मेरे को याद आया कि आज तो इंटरव्यू है, और पैदल मैं बंजरा ढूंढ। तो उन्होंने एक मेरे को पर्सनल चिट्ठी लिखी थी कि मजीद जी, आप घर के अकेले हैं, ये गांव की नौकरी है पंचायत राज में, तो आपके लिए बेहतर है कि ये इस नौकरी इसमें इंटरव्यू जरूर अटेंड करें। तो उस वक्त मैट्रिकुलेट के लिए बड़ी अच्छी नौकरी की गुंजाइश थी, मिलती थी। जैसे आज तंगी है, उस वक्त नहीं थी, पकड़ पकड़ के ले जाते थे लोग। जब सरकारी कहीं वैकेंसी खुलती थी तो मैट्रिकुलेट बहुत कम मिलते थे, लोग बच्चे छोड़ जाते, एक तो पढ़ते नहीं थे। अगर किसने मैट्रिकुलेट कर दी तो वो कहीं और घर में, यहाँ इस माहौल में नहीं रहते थे, चले जाते थे। बच्चे थे ही नहीं मैट्रिकुलेट। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ आज जो 5 पंचायतें हमारी तीसरा 2 की बनी है, एक ही पंचायत थी उस वक्त। तो इस मुझे याद है कि कोई मैट्रिकुलेट एक बच्चा भी नहीं था। जब फॉरेस्ट के लिए, लकड़ी के लिए कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी तो मुझे 300 एप्लीकेशन एक दिन में, जब मीटिंग होती थी पंचायत की, तो एक दिन में 300 एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी। तब भी लोग रह जाते थे और मेरे ये हाथ, उंगलियाँ जो हाथ है ना, बिल्कुल थक जाती थी इस समय। तो इसमें पढ़ाई के जब सोचा मैंने कि आगे पढ़ूँ, डॉक्टर साहब कहते थे कि मजीद आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे 1 साल आपसे आगे हैं, उन बच्चों की किताबें आपके काम आ जाएगी, आप पढ़ो। लेकिन हमारे बदकिस्मती समझो या इसमें खुशकिस्मती है कि यहीं पर मैंने काम करना था, तो मैं आगे नहीं बढ़ सका। पिछली सपोर्ट बहुत कम मिली और वहाँ तक भी जैसे जैसे हुआ संघर्ष किया। इसके लिए मैं ये बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि भावुक हो जाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे वो काम किया। हम अंकल जी अब आगे वाले प्रश्न पे करते हैं चर्चा, या इसी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें बीच बीच में हम करते रहेंगे चर्चा, है ना। तो हज यात्रा, रूहानी सफर और सीख। प्रश्न है, हज यात्रा से लौटे हर शख्स की आंखों में नूर होता है। आपने इस पवित्र सफर से क्या वह इल्म की चिंगारी सीखी जिसे चुरा घाटी के लोगों के दिलों में बांटना चाहते हैं? क्या मक्का मदीना की एकता और भाईचारे की तस्वीर को भारत के गांव में भी उतारा जा सकता है? आपके अनुसार हज का संदेश और ग्रामीण भारत की जरूरत कहाँ मेल खाते या मिलते? इस बारे में ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस पर अमल करने वाले आज बहुत कम लोग मिल रहे हैं। मैं जवाब आपको संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस पर अमल कितने लोग करते हैं या आज कितने लोग कर रहे हैं, ये गॉड नोस।
करेंगे या नहीं करेंगे, हम जी बिल्कुल, उतार हमारा काम है बताना। हम उतराई की तरफ जा रहे हैं या चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, ये भविष्य बताएगा। सही। रही बात मेरी हज यात्रा की, तो मेरा ये ख्वाब था, एक स्वप्न था मेरे दिल में, विचार था कि मैं जरूर इस यात्रा के लिए, लोग जाते हैं, मैं भी एक, हमारा क्योंकि जिस मजहब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इसमें हमारा ये 5वां रुकन है। अच्छा। इस्लाम में जैसे 5 चीज़ों से मुसलमान बनता है। अच्छा, उसमें हज यात्रा भी। हज जो है ये आखिरी रुकन है, एक आखिरी हिस्सा है इसका हमारे धर्म का। 4 हिस्से और हैं, जैसे हम ईमान, पहला ईमान आता है। ईमान का मतलब है कि हम खुदा को माने कि खुदा है एक, उसके अलावा कोई शक्ति नहीं है, और खुदा का एक मैसेंजर भी है जो हम तक उन अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, वो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते थे, मैसेंजर थे। वो नॉट फॉर मुस्लिम, वो मनुष्य के लिए वो थे बड़े रहमतुल लिल आलमीन बोलते हैं। आलमीन का मतलब है पूरी दुनिया। रहमतुल लिल मुसलमीन होते तो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर होते, वो लिखते भी रहमतुल लिल मुसलमीन, ऐसा नहीं है। कुरान में है रहमतुल लिल आलमीन, ये पूरे आलम के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेंजर हैं। कोई मानता कोई नहीं मानता, उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। इस्लाम में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कि भाई आप इसको अपनाओ, जिसको पसंद आता है वो जो। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा हिस्सा है इस्लाम का ईमान। दूसरा है मुसलमान बन के नमाज पढ़ना। नमाज आगे 5 वक्त की हमारी नमाज होती है, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि कैसे हमने पाक साफ रहना है, कैसे नमाज में क्या हमने करना है, ये भी एक चैप्टर है। तीसरा आ गया, साल में एक बार रोजे आते हैं हमारे, माह रमजान के रोजे। तो 3 चीजें तो ये हो गई आम आदमी के लिए। इसमें कोई किसी की अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी ओहदे की कोई जरूरत नहीं, ये एक छोटे आदमी को भी करनी पड़ेगी, और जो बादशाह है उसको, चाहे दुनिया का जो पूरा हुक्मरान है, उसको भी ये 3 चीजें करनी पड़ेगी, तब वो मुसलमान की पंक्ति में शामिल हो सकता है। अगर ये नहीं करेगा तो उसको मुसलमान नहीं माना जाता। तो 3 चीजें तो आम लोगों के लिए होगी। अब 2 चीजें और रह जाती है हमारी 5वें, उसमें 5वां जो हिस्सा है, एक इसमें चौथा आ गया ज़कात। ज़कात क्या होता है? ज़कात होता है अपनी कमाई से, जैसे हिंदू मजहब में डोनेशन होता होगा कुछ? नहीं, डोनेशन भी नहीं है, कंपलसरी है। अच्छा। तो ये कंपलसरी है उन लोगों के लिए जिनके पास मालिक ने धन दौलत दे रखा है, अमीर हैं, जिनके पास पैसा है। उसका एक फार्मूला है कि आपने अपनी कमाई में से कितना पैसा ज़कात देना है। जब तक वो ज़कात नहीं देंगे तो हमारा माल वो हराम माना जाएगा। नहीं समझा। मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि दशांश, जैसे हिंदू पढ़ा है, दशांश पढ़ा है। दशांश आपने पढ़ा है, तो दशांश जो आप इसमें सनातन धर्म में या दूसरे धर्मों में दशांश देते हैं अपनी कमाई में से, तो हमारे दशांश नहीं है, हमारे है 2.5%। अच्छा, 2.5%। 2.5% अपनी कमाई में से, उसको कहते हैं ज़कात। तो मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं बचते साल का खर्चा निकाल कर, आज मैंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट किया कि मेरा सारा खर्चा पूरा करके जो है माइनस प्लस करके मेरे पास 100 रुपया बचता है। तो 100 में से मैंने 2.5 रुपये ज़कात के लिए देने गरीब के लिए। उसको ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि धर्म प्रचार के लिए या नहीं, नो कंपल्सरी। पर वो जाएगा कहाँ? फंड कहाँ? वो जाएंगे या किसी गरीब का घर मेरा हमसाया है, मेरे साथ किसी का घर है, हाँ हाँ,
मेरे घर में तो मुर्ग मुसल्लम बनता है शाम को, हाँ। खुशबू उठेगी, इसके गोश्त बन रहा है, पुलाव बन अब रहा है, समझ गया कि अपने बिरयानी पड़ोसी को बन हेल्प रही करनी है, है या किसी तो मेरा वो बेचारे के चूल्हा भी नहीं जल रहा है, हम्म। तो पहला मेरा हक बनेगा कि पहले उसका चूल्हा जलाऊं, जी बिल्कुल सही। उसके घर में ये पहुंचाऊं। अगर वो ठीक ठाक है, मेरे जैसा है, तो उससे अगला घर, उससे अगला घर, उससे अगला घर, जहां भी गरीब मिलता है। तो मैं इसके लिए मिसाल दूं कि एक कहीं लड़ाई हो रही थी, तो पानी की दिक्कत थी, पानी नहीं मिल रहा था, तो कोई पानी पेश करके ले आया उनको, जो हमारे फौजी थे या कोई भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से ज़्यादा प्यास अगले आदमी को वहाँ पहुँचाओ। उसने कहा इससे ज़्यादा इसके पास जरूरत है, मेरे को रहने दो, अभी मैं थोड़ा बर्दाश्त मतलब कर जिसको लूँ। ज्यादा जरूरत है जिसको ज़्यादा जरूरत है वहाँ पहुंचे वो चीज। बिल्कुल, वो है ज़कात। ताकि अगर हम इस सिस्टम को जारी रखते हैं, ये किस लिए है कि हमारा समाज में कोई भी आदमी गरीब ना रहे, भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं रहे। कम से कम, है ना? ये आ गया ज़कात। ये है किसके लिए? अमीरों के लिए, मालदारों के लिए, गरीब के लिए नहीं है। सही। गरीब तो हकदार है उसका। मैं नहीं ले सकता, मैं 50,000 या 40,000 पेंशन लेता हूँ या कमाई करता हूँ, तो मेरे को आपको ज़कात की क्या मैं जरूरत? मेरे को कहाँ जगह, मैं कैसे खाऊंगा उस पैसे को? मेरे को तो देना पड़ेगा, तो मैं खा ही नहीं सकता उस पैसे को। सही कहा। तो अब हमारे पास बचा हज। अब बचा हज, 4 चीजें पूरी हो गई। अब लास्ट जो साल का खर्चा करके ज़कात दे के, जिसके लिए सफर के लिए पैसा भी है, घर के वालों के लिए भी पूरा खर्चा है, और रास्ते के लिए, सवारी के लिए, जहाज का किराया, समुद्री, उस वक्त पैदल जाते थे लोग, समुद्री जहाज से जाते थे, आज हवाई जहाज में जाते हैं। तो जिसके पास ये सारा अखराजात खर्चे पूरे करके, अपने परिवार का खर्चा छोड़ करके, सफ़र का खर्चा जिसके पास है, वो ज़िंदगी में एक बार हज करना चाहिए। तो मेरी तमन्ना थी कि मालिक ने सब कुछ दे दिया, परिवार दे दिया, पैसा दे दिया, मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई, तो अब मैं पैसा क्यों रखूं ऐसा बेकार अपने पास? अगर मेरे पास है कुछ खर्चा पूरा करके, अगर मेरे पास बचता है, तो मैं क्यों ना जाऊं इस हज को? तो मेरी ये तमन्ना थी। तो 2010 में मैंने सोचा, उस वक्त मैं सर्विस में था, भी अपना पासपोर्ट बनवा लूँ। उस वक्त यहाँ नहीं बनते थे, शिमला में बनते थे पासपोर्ट। तो ऐसा करते मैंने अप्लाई किया, तो हमें एनओसी लेना पड़ता था डायरेक्टर पंचायती राज से। तो जब तक एनओसी नहीं मिलता था, तो तब तक हम ना तो बाहर विदेश जा सकते थे और ना ही हमारा पासपोर्ट बनता था। तो मैंने कहा यार कौन, अब 1 साल रह गया, अगर मालिक ने ज़िंदगी दी तो रिटायरमेंट के बाद ही मैं ये सारे झंझट में डिपार्टमेंट से एनओसी लूँ, फिर कहीं से परमिशन लूँ, फिर अपनी छुट्टियाँ करूँ, खर्च करूँ। तो इस क्यों ना अब थोड़ा जितना समय रह गया, तो रिटायरमेंट के बाद ही मैं ये सब कुछ मतलब जो ये उपरोक्त 4 स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद उस मनुष्य को हाजी कहा जाता है जी, है ना? हाँ जी, यही है। हज होता है जिंदगी में एक बार जी। अच्छा, अब कोई दोबारा नहीं, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। हज आप चाहे जितने मर्जी करो, आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास सोर्सेज हैं तो करो, अगर नहीं है तो एक बार अगर है पैसा तो यूटिलाइज करो। तो अभी अंकल जी हमारे प्रश्नों का बहुत बड़ी लिस्ट है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? समाज के नाम मानवता का मंत्र। आपके लिए रक्तदान महादान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। युवाओं को इससे जोड़ने के लिए आप क्या कहेंगे? क्या हमारे समाज में धर्म से ऊपर उठकर मानवता की अलख जगाने की जरूरत है? चुराग घाटी के लोगों ने आपको क्या सिखाया? कोई ऐसा प्रसंग बताएं जहां इस समाज ने साबित किया कि भाईचारा पहाड़ों से ऊंचा और नदियों से गहरा होता है। उत्तर संक्षिप्त, ताकि हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं हो जाए। तो आपके संक्षिप्त जवाब
इसमें हमने रक्तदान और नकरोड़ की बात जी। भी की है कैंप में। तो बहुत- ये नीचे वाला आ गया, बहुत अच्छा भाईचारा पहाड़ों से ऊंचा और नदियों से गहरा होता है। बहुत आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बना कर या कोई इसको कोई चीज लगा कर भी मैं ऐसा करूं, नकली चीजें पेश करूं आपको, जिससे भाईचारा आज लोग करते हैं दिखावे के लिए, दिखावे वाली मैं बात करूं तो अच्छी नहीं लगेगी, ना ही इसका इंप्रेशन कहीं पड़ेगा। सही। इसके बारे में यही इतना मैं कहूंगा कि भले ही मेरी पहचान किसी मजहब से है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आज शायद मेरा हौलिया भी अलग टाइप दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जिस ढंग से नौकरी की, कोई छोटे मोटे अफसरों से के साथ नहीं की। प्रोफेशनल आईएएस भी मेरे साथ रहे ट्रेनिंग में, जो अभी तक भी मेरे को अपना गुरु मानते हैं। एचएएस लोग भी रहे हैं, कमिश्नर से निकले लोग भी मेरे साथ रहे हैं, जिनके साथ मैंने 40 साल नौकरी की है। इतने अच्छा मेरा दायरा रहा है, लेकिन मेरी पहचान कुछ और है। जिस मजहब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो मेरा सिर्फ घर तक है, मेरे घर के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, कैसे पूजा का मेरा ढंग है। जो मेरा बाहर का दायरा है वो एक भाईचारा और मानव सेवा का है। वो आज तक मैं महसूस नहीं कर सका कि ये आप कौन है, ये कौन है, वो कौन है। हम जैसे बचपन से पढ़े बड़े हुए पले, वो कैसे हमने काम किया, ना ही उन लोगों ने मेरे को अभी तक कोई उस महसूस होने दिया जो मेरे साथी हैं। मैं मिसाल दूंगा कि हाँ, श्री बुद्धि प्रकाश गुप्ता जी हैं, जो मेरे क्लास फेलो भी हैं और कट्टर हिंदू भी हैं, सनातनी हैं, वो पूजा करते हैं 2 टाइम। मैं उनके घर 10 साल रहा, तो मैं उनके घर में नमाज पढ़ता रहा, वो मंदिर में पूजा करते रहे जी। उन्होंने कहा मेरे को, यार बोला भाई आप इधर उधर क्यों तलाश करते हैं नमाज की जगह, जहाँ हमारा मंदिर है हमने वहाँ बहुत अच्छी दुब लगाई है, अच्छा हरियाली है, तो आप वहाँ पढ़ कर। मैं सोचता था कि क्या पता मेरे को कुछ बोलेगा कोई कि भाई तू ये मुसलमान यहाँ मंदिर के साथ बढ़ गया। जैसे आजकल हालात आप देख रहे हैं पूरे विश्व में क्या ऐसा उथल पुथल हो रही है। तो ये सारे हमारे गिरावट के चिन्ह हैं जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये हमारा पतन का कारण है, मनुष्य जीवन के पतन का कारण बन सकता है। और मेरी बात आपने याद रखना, और बनेगा ये जी। सही। अगर ऐसा हमारा व्यवहार रहा तो। ये राजनीतिक हित के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास मिसाल है। मेरे को खुद कहा जो एक सनातनी है कि आप मंदिर के साथ नमाज पढ़ो जी। सही। तो इतना मुझे अब भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अलग हूँ, मैंने अपनी पहचान अलग बनाई है, कुछ मैंने साइन बोर्ड लगा रखा है या कुछ और है। तो मैं इसलिए बनावटी कुछ भी आपको नहीं कहूँगा, प्रैक्टिकली है मेरा सारा जो भी है। सही कहा अंकल जी। अगला प्रश्न है हमारा, चुराग घाटी संस्कृति और प्रकृति की धरोहर। चुराग घाटी की माटी में वह कौन सा रंग है जो आपको दुनिया के सामने रखना है? क्या यहाँ की संस्कृति ने आपको सेवा का फलसफा सिखाया? अगर चुराग घाटी को एक जिंदा कविता कहें तो उसकी कौन सी पंक्तियां आपके दिल में उतर गई? यहाँ की युवा पीढ़ी को इस विरासत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत ही एक कीमती और चुरा क्या पूरे संसार को मैसेज देने के लिए एक मैसेज के रूप में हमारी एक मिसाल बन सकती है चुरा। कि हम जैसे कहावत भी है, चंबा हमारा शिव भूमि है, तो चुरा भी चंबा का पार्ट है, और चुरा ही पूरे चंबा का पालन पोषण भी करता था। जी। सही कहा। तो इस संस्कृति और इसमें सबसे इसका बड़ा गुण ये था जो मैंने देखा अपनी आज 73 ईयर्स की उसमें सफर में। मान लेता हूँ मैं 8 साल को माइनस करता हूँ, क्योंकि वो मेरा बचपन का साल हुआ, और 8 साल के बाद मैंने बिल्कुल होश संभाला और ठीक ठाक मुझे याद है वो सारे पल याद हैं 8 साल के बाद कि मैंने कैसे स्कूल का सफ़र किया, कैसे मैंने सरकारी सेवा में काम किया, कैसे लोगों के साथ काम किया। वो सारा मुझे अभी पल पल, क्योंकि जहाँ ठोकर लगती है
वो चीज़ भी नहीं भूलती है। और जहाँ आदमी जिस वृक्ष के नीचे छाया में आराम करता है वो जगह भी नहीं भूलती है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें याद है कि कहाँ मेरे को ठोकर लगी और कहाँ मैंने आराम किया, तो कहाँ मुझे अच्छाई मिली, कहाँ बुराई मिली। ये मेरा सफ़र जो आज तक हुआ, तो ये संस्कृति हमारी जो है सबसे इसमें ये मैंने महसूस किया। ये चुराह जो था हमारा मेहमान नवाजी के लिए, अतिथि देवो भव। हाँ, ये सबसे बड़ी हमारी पहचान थी और आज भी है। सही कहा। आज भी अगर हम इसको बचा के रखेंगे तो बाहर के लोग जो आते हैं, पहले तो आते नहीं यहाँ पर, अगर आ गए तो जाने का मतलब चुराह को अभी यहाँ से रोकना न रहता, यहाँ से जाने का मन नहीं करता किसी का। ये है। मैं तो अच्छा, एज ए होस्ट राकेश राणा जी, मेरा एक प्रश्न कि अंतिम ये मेरा फर्ज भी है कि आप होस्ट हैं। पीआई साहब, आपके जीवन का वह कौन सा पल है जिसे आप चुराह घाटी की धड़कन कहेंगे, और अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा संदेश जो उन्हें इंसान बनने की ताकत दे। इस प्रश्न के साथ हमारा पॉडकास्ट या हमारा वार्तालाप जो है आज के लिए जो है विराम लेगा या खत्म हो जाएगा। फिर हम अगली कड़ी में आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे। ये अंतिम प्रश्न है, और आप प्रश्न नहीं, आप अपने मन की बात जो मेरे प्रश्नों जो के अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो। राणा साहब, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको हम अगर बड़ी गहराई में जाना चाहेंगे तो ये बड़ा इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, आपने ब्रीफ रखना है। ब्रीफ इसमें ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मेरा जो एम्स होता था, गरीबों की सेवा करना, इनको हम कैसे आगे उठाएं, मेरी अपनी कैपेसिटी के बाहर भी, मान लो मेरा पंचायत इंस्पेक्टर का दायरा था, मेरे पास 50, 40, 30, 35 पंचायतें होती थी मेरे अंडर, जो उसके प्रधान, उसके सेक्रेटरी, उसके जितने भी कार्यकर्ता होते थे, उनसे तो मैं काम करवाता था जनता का, अपने ब्लॉक जितना मेरा दायरा था जी। लेकिन लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती थी, और ज़्यादा काम होते थे जो मेरी कैपेसिटी से बाहर था। मैंने कोशिश की, जैसे मेरे दायरे में तहसील आती थी, एसडीएम ऑफिस आता था, कोई जितने भी लोगों के ऑफिस आते, पीडब्ल्यूडी का है, जंगलात का है, या कोई और थाने का है, केस आते थे, तो मैं उठकर उन लोगों के साथ अपना ऑफिस छोड़ के उस ऑफिस तक जाता था, अभी इस गरीब का काम करो। जहाँ उसको अड़चन होती थी, कोई कहीं से किसी की इच्छा होती थी कि वो सेवा करे, तो वो बोलता जी ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरे पास इतनी है नहीं। मैं बोलता था कल के लिए बोला तो कल आओ, परसों के लिए बोला परसों आओ। 3 दिन तक मैं इंतजार करता था, या 4 दिन तक, और 5वें दिन उनके साथ लड़ने के लिए चला जाता था। क्या बात है। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट या हमारे चुराह दर्शन एक नई दिशा, एक नई पहचान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। तो दर्शकों, अगली बार आप कौन से ऐसे विशेष व्यक्तित्व से के साथ मिलना चाहते हैं, उसके लिए जरूर कमेंट करें। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? ये थे हमारे सेवानिवृत्त मल्टी टैलेंटेड, कहें हाजी साहब, जन इंस्पेक्टर या पंचायती राज के इंस्पेक्टर। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय चुराह, जय चुराही।